गुड इवनिंग। तो हमने ऑर्डर वन देख लिया है और ऑर्डर टू देख लिया है और स्टेजेस ऑफ सिविल प्रोसीजर देख लिया है ना। सिविल प्रोसीजर देखने के बाद अब ये जो अपना टॉपिक है आज का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो मतलब आपको कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे इंडिया का कोई सा भी एग्जाम हो, मतलब सिविल जज का एग्जाम हो, चाहे लॉ से रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें ये रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडाइस का क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, है ना। तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि हमें ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करके रहना चाहिए, है ना। तो ये इस जुडिशरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन तो ये जो आपके यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो रहा है, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कोई क्वेश्चन की गारंटी हो ना हो, आपको ये वाला क्वेश्चन 100% मिल ही जाएगा आपके एग्जाम में, है ना। ठीक है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोगों को इसके में करनी है। गुड इवनिंग। तो मतलब मेंस का तो मतलब सिविल जज मेंस का तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपका हाथ रुकना ही नहीं चाहिए और ये आपको 100% नंबर दे के जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो ये बहुत जरूरी है ये वाला, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना रेस जुडिकेटा। देखो हम लोग अभी जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ऑलरेडी अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग कोई सीक्वेंस में नहीं चल रहे हैं कि पहले ऑर्डर पढ़ना है कि पहले सेक्शन पढ़ना है। अपन ऑर्डर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, मैं आपका जो ये सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। बट ये उतने ही इम्पोर्टेंट है अलग अलग जुडिशरी एग्जाम के लिए, है ना। ये सारे सब कुछ इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो अपन ये स्टार्ट करते हैं रेस जुडिकेटा। और अभी देखो अभी ये सेक्शन सिर्फ 11 दिख रही होगी आपको, है ना। सेक्शन 11 और इसी के साथ में सेक्शन 10। मैं पहले 11 पढ़ा रहा हूँ रेस जुडिकेटा, इसी के साथ में आएगा रेस सब जुडाइस, है ना। तो ये दोनों टॉपिक हैं, रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडाइस। पहले रेस जुडिकेटा समझ में आ जाएगा सेक्शन 11 में, फिर सेक्शन 10 में जो है, सेक्शन 10 में जो है रेस सब जुडाइस। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रांग न्याय, और वो उस वाले को कुछ और बोलते हैं, थोड़ा मेरे भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया वो अभी। तो इसको बोलते हैं प्रांग न्याय। तो अब अपन इसको समझ लेते हैं। ये सिविल प्रोसीजर के लिए देखो, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोसीजर। हम लोग कल से, मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूँ कि हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ चुके हैं, अब सिविल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ प्रोसीजर। मतलब आपने केस लगाया है, उन केस में ये सारी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेक्निक इन द सेंस कि आप ये जो गलतियां करोगे आप, है ना, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखो सेक्शन मैंने उसमें डायरेक्ट में लिखी हुई है, तो डायरेक्टली यहाँ पे ये बता दिया है कि रेस जुडिकेटा को अपन ने ऑलरेडी इसको ब्रेक डाउन कर लिया है। तो ये जितने भी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये जितने अभी देख रहे हो, क्या बोलते हैं, देखो, है ना, मैटर लिखा हुआ है, फिर इसी के बाद में ये सेम पार्टीज लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज आपको सेक्शन सेक्शन 11 में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। ये जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, ये पूरी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, जो मैंने अभी क्या कर रखी है, पूरा उसको ब्रेक डाउन कर दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब ये जो चीजें हैं हम लोगों को ये पढ़नी है कि ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है। पहले अपन लोग समझ लेते हैं, है ना, कि क्या लिखा हुआ है। देखो सेम पार्टीज, फिर लिखा हुआ है सेम टाइटल। एक वर्ड जो आप लोगों को दिख रहा होगा सब में, सेम, मतलब सेम टाइटल। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है सेम टाइटल के बाद, ये मैंने बहुत बड़ा, मतलब पढ़ाना मुझे इतना नहीं है, बट मैंने आप लोगों के समझने के लिए जो पीडीएफ क्रिएट किया हुआ है, इसमें बहुत सारा आप लोगों को पढ़ने के लिए इसलिए छोड़ा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ये लिखा है कॉम्पिटेंट कोर्ट, इसमें ये सब मेन इंग्रेडिएंट है जो आप लोगों को एग्जाम में लिखने हैं ना। कॉम्पिटेंट कोर्ट के बाद ये लास्ट वाला है,
मैटर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सारे के सारे मेन इंग्रेडिएंट है ना। तो आप लोग को ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो हम लोग इसका मैं पहले ही फॉर्मूला बता देता हूँ, क्या फॉर्मूला है इसका। इसको याद रखने का ही एक फॉर्मूला है, विच इज, ये देखो एम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो अपन इसको हाईलाइट कर देते मैटर। तो पहला फॉर्मूला, अभी ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, बाद में मैं हटा दूंगा इसको यहाँ से। 1 2 3 4 और 5, MPTCF। ठीक है, तो एम का मतलब होता है मैटर्स। ये ही सारा है, ये इसी का खेल है पूरा का पूरा। ये चीजें जो लिखी है मैंने, ये सारा इसी का खेल है। यही चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो मैटर ये लिख दिया अपन ने, क्या होना चाहिए, एक मैटर होना चाहिए। अभी ये सब चीजें बता रहा हूं मैं, क्या होता है। पार्टी, फिर टाइटल, फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट, यही सब चीजें अभी अपने को समझनी है। और ये ही सब का सब जितना भी मटेरियल है सब सेक्शन में लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं अपन फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड। ये लिखा हुआ है फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या याद रखना है, एमपीटीसीएफ। ये फॉर्मूला है, बस इतना फॉर्मूला याद रखो, एमपीटीसीएफ। अब ये मैं इसको हटा दे रहा हूं यहां से, है ना, ताकि अपन लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो चीजें हम लोगों को याद हो जाए। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, मैं एक बेस बता रहा हूं बस अभी इसका, सबसे पहले कि एक्चुअली में अपन पढ़ क्या रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अपन ने कल देखा था, अनुज ने एक सूट लगाया था। अनुज, बेसिक थीम बता रहा हूं, अनुज वर्सेस कौन था, नीरज। अनुज वर्सेस नीरज। अभी मैं बेस बता रहा हूँ इसका, अपन पहले बेस पढ़ लेते हैं अपन लोग, एक्चुअली में बेस क्या पढ़ रहे हैं। तो अनुज ने एक सूट लगाया था, नीरज के अगेंस्ट में एक सूट लगाया था। तो ये कहानी तो हम लोगों को पूरी याद है। और वो सूट किस चीज के लिए लगाया था हम लोगों ने, एज ए लैंडलॉर्ड लगाया था, एज ए लैंडलॉर्ड पहला। और उसमें काय के लिए लगाया था, ये नीरज क्या होगा हमारा, हो सकता है ये हमारा टीनेंट है। तो ये इस चीज के लिए लगाया था। तो ये सूट किस चीज के लिए लगाया था, ये हो गया हमारा फर्स्ट सूट। और अब इसकी कहानी आप लोगों को ऐसे समझनी है कि अनुज ने एज ए लैंडलॉर्ड नीरज के ऊपर एज ए टीनेंट एक सूट लगाया था, है ना। एक सूट लगाने के बाद इसका पूरा ट्रायल चला। सूट लगाने के बाद इसका पूरा ट्रायल चला। पूरा ट्रायल चलने के बाद, पूरा ट्रायल चला यानी अनुज के एविडेंस सुन लिए, नीरज के एविडेंस सुन लिए। पूरा ट्रायल चलने के बाद इसका जजमेंट आया, है ना। जजमेंट आया, किसके फेवर में आया, जजमेंट होने के बाद। तो देखो पूरी प्रोसीजर नहीं बता रहा हूँ, ये हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। अनुज का केस हम लोगों को पता है, लैंडलॉर्ड के टीनेंट के फेवर में था। इसमें क्या क्या उन्होंने तीन चीजें दे दी होंगी, क्या क्या थी हमारी वो तीन चीजें, कुछ भी हो सकती हैं। कि हम लोगों ने उसमें डैमेज के लिए पूछा था, है ना, हम लोगों ने उसमें रेंट के लिए बोला था, और हम लोगों ने उसमें इलीगल एक्टिविटीज के लिए बोला था कि ये सब काम कर रहा है। उसका फाइनल जजमेंट आ गया, यानी वो डिक्री हो गया, डिक्री हो गया, डिक्रीड, यानी फाइनल जजमेंट आ गया। दिस इज द फाइनल जजमेंट। जजमेंट आ गया यानी डिक्री, यानी फाइनल जजमेंट। ये तो अपने को ये वाली बात समझ में आ गई। आप बोलोगे सर ये तो कल की बात है, आपने कल ये सब कुछ पढ़ा दिया है तो अभी क्यों बता रहे हो फिर से, है ना। तो इसमें मेरा बताने का सेंस ये है कि जब एक बार सूट को सुन लिया जाता है, यानी कि एक बार सेम चीज पे पूरा डिसीजन आ गया है ना, ये पूरी चीज पे डिसीजन आ गया, अनुज वर्सेस इसका केस चला। बात आप यहीं से समझ जाओगे, फिर तो अपने को पूरी कहानी समझनी है। अनुज ने एक केस लगाया था, किसके खिलाफ लगाया था, नीरज के खिलाफ लगाया था। उसका पूरा ट्रायल चल चुका है, उस पर जजमेंट आ चुका है और डिग्री हो चुका है। तो ये फर्स्ट सूट हो गया पूरा का पूरा, है ना। तो ये नीरज ने, नीरज के अगेंस्ट में यहाँ पे जजमेंट आया, मान लो अगेंस्ट नीरज। नीरज को क्या बोला गया कि सारा डैमेज दे दो, जितना भी डैमेज किया है तुमने,
और आपने जितना रेंट बकाया है वो पूरा भरो, है ना। और डिक्री में ये सब चीजें लिखी हुई है ना, जैसे हमने डैमेज में ये लिखा है। फिर बोला कि तुम जो ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो ये मत करो। तो डिक्री किसके पास आ गई? डिक्री इन फेवर ऑफ, डिक्री इन फेवर ऑफ अनुज, अनुज के फेवर में पूरी डिक्री आ गई। तो ठीक है भाई, बट क्या हुआ कि सेम, अब जब डिग्री आ गई ऑलरेडी, तो यहां पे क्या किया, नीरज ने फिर सेम सूट लगा दिया। कैसा सूट लगा दिया होगा? नीरज वर्सेस ऐसे करके लगा दिया। अब पहले इसने लगाया था, अब नीरज ने ऐसे लगा दिया, नीरज वर्सेस अनुज। अब सूट किसने लगाया? अनुज ने लगाया है ना। अनुज ने लगाया है सूट, तो क्या होगा, नीरज ने सूट लगाया है, तो फिर उसने किस चीज के लिए लगाया है? सेम इसी चीज के लिए। काय के लिए? एज ए टीनेंट लगाया है और एज ए लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में लगाया है। तो जैसे ही नीरज ये सूट लगाएगा अगेंस्ट किसके, इसमें आपके अनुज के लिए, तो अनुज सीधे अपनी डिक्री लाके दिखा देगा, है ना। अनुज अपनी डिक्री लाके दिखा देगा जो उसके फेवर में आई हुई है कि सर इसने ये जो सूट लाया है इसमें डिसीजन, डिसीजन नहीं लिखते, ऑलरेडी जजमेंट हैज बीन गिवन। अब ये पूरी कहानी आप लोगों के समझ में आ गई होगी, बट इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने अभी बताई नहीं। इसने ये जो केस लगाया है ये सेम कोर्ट में लगा दिया। जो अनुज ने जो केस लगाया था, पहला केस, फर्स्ट केस अनुज ने काय में लगाया था, तो मैं बता देता हूं, अनुज ने वो पहला केस जो लगाया था हरदा सिविल जज क्लास 2 के यहां लगाया था, है ना। जज साहब का नाम छोड़ दो, जज साहब सिविल जज क्लास 2। फिर नीरज ने भी सेम सूट किसके अगेंस्ट में लगाया? सेम सूट लगाया इसने हरदा में, सेम जगह पर CJ 2 के पास लगा दिया। तो ये सेम सेम कोर्ट हो गई, सेम कोर्ट। यहां पर भी सेम कोर्ट, नीरज ने भी सेम जगह पे अपना वो लगा दिया केस। पार्टी भी देखो सेम हो गई, किसके खिलाफ लगाया है इसने? अनुज के अगेंस्ट में लगा दिया, वर्सेस नीरज। नीरज ने नया केस लगाया, इस बार नीरज प्लेंटिफ है। तो अनुज, इसी पूरी कहानी को रोकने का जो एक तरीका है कि जब एक बार एक सूट हरदा में चल चुका है, सिविल जज क्लास 2 के पास चल चुका है ना, एक ही सेम पार्टी पर और सेम इशू पर, सेम इशू, क्या इशू उठा के लाया है फिर नीरज? सेम इशू उठा के लाया है। क्या क्या सेम इशू उठा के लाया है? 1 2 3। कौन कौन से हमारे? डैमेज, सर डैमेज मैंने नहीं किया है, सर मैंने रेंट पे कर दिया है, और मैंने कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करी। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है नीरज। तो भाई बार बार एक ही सूट एक ही जगह पे लगा रहे हो, तो अनुज के पास तो डिक्री है, ये वाली डिक्री इन फेवर ऑफ अनुज। अनुज ये वाली डिक्री लाकर कोर्ट को शो कर देगा, कोर्ट को बता देगा अनुज कि सर ये वाला है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को जब इस तरीके से सूट को रोका जाएगा, तो कोर्ट इसी पूरी प्रोसीजर को क्या बोलेगी? ये वाला जो हम लोग डॉक्ट्रिन का यूज करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कि एक ही केस एक ही जगह पर एक ही पार्टी के खिलाफ बार बार ना चले, जिसपे ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, जिसपे ऑलरेडी डिसीजन फाइनल आ चुका है, यानी फाइनल डिसीजन दिया था कोर्ट ने अनुज के फेवर में। तो इसको बोलते हैं रेस जुडिकेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा। ठीक है, ये बेस समझ में आया क्या? मुझे सिर्फ इतनी बात बताना। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग, अभी वॉइस सही आ रही है क्या? अभी वॉइस क्लियर है क्या? प्लीज लेट मी नो। 657। अनुज, तुम्हारे तरफ देखो वॉइस क्लियर आ रही है क्या? यस सर क्लियर है अब। अच्छा, अच्छा ये जो मैंने समझाया इस बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्या? आप लोगों को ये जो मैंने पूरी कहानी बताई, ये क्या कहानी समझ में आई?
कि एक्चुअल में क्या हुआ। अपील नहीं करी है इसमें, देखना बात को मेरे समझने, मैंने आई हैव नॉट यूज द वर्ड अपील, मैंने कहीं भी वर्ड अपील यूज नहीं किया है। क्लियर ये चीज, मैंने अपील वर्ड यूज नहीं किया है। अपील में सेम पार्टी हो सकती है, पर देखो कोर्ट चेंज हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो अब ये जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया है ना, जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया है, अभी इसी वर्ड, इन्हीं सारी चीजों को हम लोगों को कैसे समझना है, इसको इस फॉर्म में समझना है। ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये जो मैंने पूरी कहानी समझाई है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बेस बना दिया। बेस बनाने के बाद अब आप लोगों को, अपन को ये पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो पूरा देखना है कि एक्चुअल में ये रेस जुडिकेटा क्या है। ठीक है, चलो ये मैं पूरा हटा देता हूं। तो आई होप कि ये इतनी जो मैंने कहानी समझाई थी वो कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब उस कहानी में जितनी भी चीजें लिखी हुई थी, अब हम उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। ठीक है, अब देखो पहला मैंने लिखा था यहाँ पे, आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, इस तरफ लिख देता हूं, MPTCF, है ना। 1 2 3 4 और ये 5, ये सारी चीजें इसमें है। तो एम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मैटर। मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंसली इन इशू। तो ये क्या बात कर रहा है एक्चुअली में, देखो अनुज वर्सेस, ये वाला केस था अनुज वर्सेस नीरज, पहला केस। अब दूसरा केस क्या है हमारे पास, ये था पहला केस, ये था पहला केस। अब ये था हमारे पास दूसरा केस। दूसरा केस किसने लगाया है, इसलिए हम लोगों को समझना है। अब ये हो गया नीरज वर्सेस अनुज। अब ये उल्टा हो गया, कुछ नहीं है। अब ये यहाँ पे ये डॉट 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 डॉट, ये प्लेंटिफ था, ये डॉट 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 यहाँ डिफेंडेंट था। अब ये पार्टी क्या बन के आ गया, ये प्लेंटिफ बन के आ गया, और ये यहाँ पर डिफेंडेंट बन के आ गया। ठीक है, या दोनों हो सकता है, कुछ भी। तो अब ये देखो, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू। अब ये जो अब कहानी आ रही है, पहले सूट का तो डिसीजन आ चुका है। ये पहले सूट का डिसीजन हमारे पास है, किसके फेवर में डिक्री है, डिक्री इज इन फेवर ऑफ अनुज। अनुज के पास डिक्री है, इसका मतलब अनुज वॉन द केस, अनुज वॉन द केस, अनुज वॉन द केस। ये वाली कहानी याद रखनी है। तो ये तो हो चुका था केस एक बार में। अब ये क्या हुआ है, द करेंट सूट मस्ट इन्वॉल्व द सेम कोर इशू दैट वाज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली डिसाइड इन प्रीवियस सूट। तो अब मेरा मतलब आप लोगों को समझ में आया, प्रीवियस सूट कौन सा है। तो दिस इज द प्रीवियस सूट। तो मैं इसको फिर से लिख देता हूं, प्रीवियस सूट, दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं, प्रीवियस सूट, दिस इज प्रीवियस सूट, प्रीवियस सूट, है ना। जो अनुज जीत चुका है दैट इज प्रीवियस सूट, एंड दिस इज करंट सूट, दिस इज करंट, करंट, CWNT, करंट सूट। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई आप लोगों के, प्रीवियस सूट। अब हमारे इसमें इशू क्या थे, अब देखो, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। इशू क्या थे हमारे यहाँ पे, आप लोग देखो इस बात को समझो, क्या इशू थे पिछले वाले में भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया क्या क्या इशू थे। इशू देख लेते हैं हमारे पुराने इशू, 1 2 3। रेंट का इशू था, तो रेंट वाला केस था हमारा, डैमेज कर दिया मेरे घर को पूरा, मेरा बकाया रेंट नहीं दिया, और मेरे घर में इसने क्या किया, अल्टरेशन कर दिया। अब इसको चेंज कर देते हैं अपन, अल्टरेशन कर दिया। तो पहले सूट में भी इन्हीं बातों पे डिसीजन आया है,
और दूसरा सूट जो लगाया गया है वो भी कहां लगाया गया है, सेम इशू पे। तो हम इस वर्ड को क्या बोले, सेम इशू, सेम इशू। ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो इसमें यही लिखा हुआ है, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू इन ए प्रीवियस सूट ए एंड बी, ये सारी चीज हो गई। तो अब यही बात को मैं समझा रहा हूँ, ये एग्जांपल दूसरा लिखा हुआ है, मैंने अपना एग्जांपल समझाया है। तो द करेंट इशू मस्ट इन्वॉल्व द सेम कोर इशू दैट वाज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली डिसाइडेड बाय गिवन। तो जैसे ही ये दूसरा सूट इसी सेम इशू पे लगाया जाएगा, इसके ऊपर रेस जुडिकेटा लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रेस जुडिकेटा, ये डॉक्ट्रिन लग जाएगी। रेस जुडिकेटा लगा दिया, इसका मतलब नीरज का ये सूट क्या हो जाएगा, नीरज सूट शैल बी, नीरज शैल बी, सूट शैल बी बार्ड। बार्ड यानी उसको, उस पे कोर्ट कोई डिसीजन देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा डिसीजन, क्योंकि भाई तुमने ऑलरेडी सेम कोर्ट, अभी सेम इशू पे क्वेश्चन सेम क्या कर दिया है, सेम के सेम इशू उठा के ले आए हो जिसपे ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है। रेस जुडिकेटा का मतलब क्या है, जिस इशू पे ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? प्लीज मुझे बताना कि ये वाली बात क्लियर हुई, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब इसी में एक चीज साथ में और समझा रहा हूं मैं। तो ये मैटर, ये दोनों दो कहानी आप लोगों को याद रखनी है। क्या कहानी याद रखनी है, कि पहला सूट कौन, पहले भी एक सूट और रेस जुडिकेटा की डॉक्ट्रिन तभी लगती है, जबकि वो वाली डॉक्ट्रिन का यूज तभी लगता है जब पहले ही ऑलरेडी एक सूट पे डिसीजन आ चुका है। पर उसकी कुछ कंडीशन है। अभी अपन ने एक कंडीशन फुलफिल करी, काहे की, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। पहली कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। चलो अब दूसरी कंडीशन को हम लोग फुलफिल करते हैं। सेम पार्टी, सेम पार्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब इसी को, ये देखो मैंने नीचे एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं बहुत सारे, पर मैं अपने एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू कर रहा हूं जिससे आपकी माइंड की फ्रेमिंग होती रहे, है ना। देखो पहले सूट में कौन लोग था, पहले सूट में अनुज था, अनुज ने सूट लगाया था, तो ये पार्टी है ना। कौन पार्टी है, क्या लिखा हुआ, सेम पार्टी। दूसरे सूट में भी सेम पार्टी, ऊपर नीचे होने से क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है, भले चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो। तो अनुज वर्सेस नीरज, यहाँ पे भी अनुज वर्सेस नीरज, तो पार्टी सेम हो गई कि नहीं। यहाँ पे मैं यदि एरो बना के लिखूं अनुज वर्सेस नीरज, या मैं उसको लिखूं नीरज वर्सेस अनुज, नीरज वर्सेस अनुज, तो पार्टी ऑलरेडी सेम है। ये देखो पार्टी ऑलरेडी सेम है। तो फिर क्या बोलोगे सर, ये देखो पार्टी भी ऑलरेडी सेम है, तो फिर इसके ऊपर रेस जुडिकेटा लग जाएगा। और सेम इशू है, फिर दूसरी चीज अपने को एक और ऐड करना पड़ेगी कि सर सेम पार्टी है और सेम इशू है। सर सेम पार्टी है, अनुज वर्सेस नीरज, नीरज वर्सेस अनुज, सर इशू भी सेम है, डैमेज रेंट अल्टरेशन बिल्कुल सेम। दो पॉइंट अपने क्लियर हो गए, ये दो। अब छोटा सा चेंज, और देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो हो सकता है अनुज भाई साहब 80 साल के होकर निकल गए हों, तो ये अब दादाजी बन गए हो, इनका हो सकता है अनुज का रिप्रेजेंटेटिव यानी अनुज का सन, अनुज का सन और नीरज का सन। हो सकता है ये सूट कब लगाया गया हो, 2024 में, 2024 में। और ये सूट जो लगाया गया है, सन होन ने लगाया एक दूसरे के ऊपर, ये इसने लगाया था 2024 में। और ये जो नीरज ने सूट लगाया है, इनके बच्चों ने लगा दिया है, सन 1 और सन 2। तो ये लगाया होगा 2024, मतलब इसमें 40 साल और जोड़ देते हैं, मतलब अपन इसको 46 कर देते हैं। 2046 में लगाया है, 2046 में लगाया है। तो क्या यहाँ पे रेस जुडिकेटर लग सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कौन,
तो ये क्या सेम पार्टी है? बस मुझे इतनी सी बात का जवाब देना। क्या उनके बेटे भी सेम पार्टी हैं? क्या उनके बेटे भी सेम पार्टी हैं? बस इतनी सी बात का जवाब दे दो मेरे को, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व और हो जाएगा। क्या अनुज का बेटा और नीरज का बेटा सेम पार्टी है? बस इतना सा जवाब दे दो। क्या अनुज का बेटा या नीरज का बेटा सेम पार्टी है? यस सर, सेम पार्टी है। वेरी गुड। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, तो आप लोगों ने गलती नहीं करी है, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि वो सेम पार्टी है बिल्कुल। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो अनुज का बेटा है, अनुज का बेटा ये बोलेगा, सर मेरे पिताजी ने इनके अगेंस्ट में केस लगाया था, जिसमें मेरे पिताजी जो है ये वाला केस ऑलरेडी जीत चुके हैं। उसकी ये रही डिग्री मेरे पास रही। ये डिग्री उसको दिखा देगा। फिर जैसे ही वो डिग्री कोर्ट को दिखाएगा, यार सेम इशू है, सेम टू सेम इशू है, सेम टू सेम पार्टी है, बेटे बदलने से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला काम हो जाएगा सेम इशू सेम पार्टी। तो आप लोगों के दो मैटर सॉल्व हो गए। कौन कौन से मैटर सॉल्व हो गए हम लोगों के? ये वाले, है ना। तो सेम मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू, इस बात को समझना था। सॉरी, लास्ट में मैं नहीं समझा पाया। डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली का मतलब होता है डायरेक्ट इशू दिख रहे हैं जो हम लोगों को, क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। जो क्या कि डैमेज के लिए सूट लगाया था, ये डायरेक्ट। और सब्सटेंशियल का मतलब बिल्कुल प्रत्यक्ष और सार, प्रत्यक्ष और सार, तो हाँ, हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सामने ही दिख रहा है भाई, छुपे हुए तो इशू नहीं है कहीं भी। क्लियर दिख रहा है कि डैमेज के लिए सूट लगाया था, रेंट के लिए सूट लगाया था, ऊपर भी हमने यही तीन कामों के लिए लगाया था। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल इशू, बिल्कुल क्लियरली बताते हैं, कहीं छुपे हुए नहीं थे ये, है ना। तो मेरे ख्याल से ये दूसरे नंबर का पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अब अपन। वो साइड का पोर्शन आ गया होगा। अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट वाले पे। सेम टाइटल। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज आती है, सेम टाइटल। अब वहां पे तो पार्टी थी, अब यहाँ टाइटल चेंज हो रहा है। टाइटल का मतलब होता है, यहाँ पे अब अपन देख लेते हैं। द द पार्टी, ये कुछ नहीं, कहानी में थोड़ा सा चेंज होगा, वो अपन को समझ में आएगा। इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखे। द पार्टी मस्ट बी लिटिगेट अंडर द सेम टाइटल, meaning the same legal rights or capacity in both cases. If they are litigate under the different title in subsequent res judicata may not apply. अब देखो, इसी बात को अपन सिंपल वे में समझते हैं। टाइटल क्या है यहाँ पे? टाइटल देखो, टाइटल का मतलब क्या था यहाँ पे? टाइटल का मतलब है अनुज वर्सेस नीरज। टाइटल क्या है यहाँ पे? मैं टाइटल आप लोगों को बता देता हूँ। टाइटल क्या है यहाँ पे? टाइटल इज लैंडलॉर्ड। ठीक है। यहां पे टाइटल क्या है? टीनेंट। ये है टाइटल इस सूट का। क्या है टाइटल? ये है लैंडलॉर्ड और एज ए टीनेंट। तो सूट उसने कैसे लगाया था? अब यही सूट को अब ये इसने टीनेंट के वर्सेस में लगाया। अब ये टीनेंट उठ के लैंडलॉर्ड के वर्सेस में। अब इनका कोई, यदि नीरज पलट के सूट भी लगा रहा है, नीरज वर्सेस अनुज, ये दूसरा सूट है, ये फर्स्ट सूट, ये दूसरा सूट। अब इसमें बताओ, क्या टाइटल चेंज हो रहा है क्या? ऐसे में कोई टाइटल चेंज हो गया? पार्टी चेंज हो गई। ये प्लेंटिफ से डिफेंडेंट बन गया। ये यहाँ पे प्लेंटिफ है, ये यहाँ पे डिफेंडेंट है। ये यहाँ पे प्लेंटिफ है, ये यहाँ पे डिफेंडेंट है। इस चीज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बात है टाइटल की। तो टाइटल चेंज हुआ क्या? नीरज अब लैंडलॉर्ड बन गया क्या दूसरे सूट में? नहीं बना। नीरज स्टिल अ टेनेंट। तो सेम, अब हम लोगों ने क्या क्या कहानी पढ़ ली रेस जुडिकेटा डॉक्ट्रिन लगने के लिए? सेम इशू, सेम इशू आप लोगों को पता ही है, सेम इशू। फिर सेम पार्टी, पार्टी कौन थी? आपके अनुज वर्सेस क्या नाम,
अनुज वर्सेस नीरज, सेम पार्टी हो गई। फिर सेम टाइटल, अब सेम टाइटल में हम लोग को देखो, जो पहले लैंडलॉर्ड था अभी भी लैंडलॉर्ड है, जो टीनेंट था वो अभी भी टीनेंट है। क्या सूट बदलने से नीरज क्या ऑनर बन गया? क्या अनुज टीनेंट बन गया? नहीं बना। अभी भी सेम चीज है, सेम इशू के लिए केस लेके आया है, सेम पार्टी के अगेंस्ट में लाया है, सेम टाइटल में लेकर आया है। तो फिर इसके ऊपर सेम टाइटल में लेके आया तो क्या लग जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा। ये सारी चीज चेक करना पड़ती है, सारा प्लस होना चाहिए, सब प्लस होना चाहिए, तब जाके रेस जुडिकेटा लगेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा। क्लियर? ये वाला पॉइंट समझ में आया? अभी ये खत्म नहीं हुआ है, पहली बात है ना, सेम टाइटल अभी खत्म नहीं हुआ है। यस सर, सेम पार्टीज, यस सर लग सकता है। अब मेरे को इसका जवाब दे दो बस, सेम टाइटल समझ में आया क्या? अभी मैं टाइटल को और बढ़ा रहा हूँ, टाइटल समझ गए? चलो पहले, अभी मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, प्लीज अभी रुक जाओ, अभी नेक्स्ट अपन आगे बढ़ जाते हैं। पहले सेम टाइटल, अब देखो ये टाइटल तो समझ में आ गया होगा, टाइटल का मतलब क्या होता है। टाइटल और समझा देता हूं मैं, बहुत सारे टाइटल पहले अपने तरीके से, क्या होता है टाइटल अपने तरीके से समझा देता हूं, जो मैंने एग्जाम्पल में दिए हैं उससे थोड़ा सा अलग। लाइक आप लोगों ने वर्ड सुना होगा सेलर वर्सेस परचेसर, ये टाइटल हो गया। देखो नाम कुछ भी हो सकता है, अनुज क्या हो सकता है, अनुज सेलर भी हो सकता है और नीरज परचेसर हो सकता है। ये वाली बात समझा दी मैंने, अब अज्यूम करके चलना है ना। ये टाइटल बता रहा हूं मैं, टाइटल का मतलब क्या होता है। ये होते हैं टाइटल, पहला लेसर वर्सेस लेसी, सेल करने वाला यानी दुकानदार, खरीदने वाला परचेसर ग्राहक, लेसर और लेसी यानी जिसने अपनी जमीन को खोट पे दिया हो। ठीक है, ये टाइटल हो गया पहला टाइटल। दूसरा टाइटल, तीसरा टाइटल और लो, आपके डोनर वर्सेस डोनी। डोनर वर्सेस डोनर का डोनी का मतलब क्या होता है, गिफ्ट किया इसने, है ना। अनुज डोनर होगा और डोनी कौन होगा, नीरज होगा, है ना। तो देखो पार्टीज की बात नहीं कर रहे, दीज आर द टाइटल्स, किस टाइटल में आप लोगों ने करा है। ठीक है, और बहुत सारे, मैं थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोग ये सारी चीजें समझ सकें। सेलर लेसी डोनर डोनी मॉर्टगेजर गेजर वर्सेस मॉर्टगेजी, ये टाइटल होते हैं, है ना। तो ये सब आप लोग टाइटल समझ गए होंगे, मैं इन टाइटल की बात कर रहा हूं। और टीनेंट वाला तो समझा ही दिया मैंने, टीनेंट एंड, और एक और पांचवा OWNER ऑनर वर्सेस ऑनर हो गया, और इसको अपन बोल सकते हैं पोजेसर, ये इसका पोजीशन है, ऑनर नहीं है, ये सिर्फ पोजीशन में है, कोई भी हो सकता है वो। तो ये इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को इसमें बताई। अब देखो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अब एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से समझने, कुछ एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं। देखो, क्लेमिंग राइट एज ए टीनेंट वर्सेस परचेसर, X file a suit against Y claiming a right to occupy a property as a tenant। क्या कर रहा है, X ने एक सूट Y के अगेंस्ट में लगाया, X ने एक सूट Y के अगेंस्ट में लगाया, X फाइल से सूट अगेंस्ट Y claiming that the right to occupy a property as a tenant। टीनेंट से वो लेना चाहता है। द कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ वाइज फेवर, वाई के फेवर में, वाई कौन है, एक्स फाइल से सूट अगेंस्ट वाई क्लेमिंग राइट टू ऑक्यूपाई अ प्रॉपर्टी एज ए टीनेंट। ठीक है, रूलिंग दैट एक्स हैज नो टीनेंसी राइट, एक्स कौन होगा, टीनेंट होगा, एक्स हैज ए नो टीनेंट राइट। लेटर एक्स फाइल्स अनदर सूट अगेंस्ट वाई क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। अब एक्स क्या करता है, ये फर्स्ट सूट हो गया और एज ए टीनेंट लगाया था, सेकंड सूट इसने एज ए ऑनर लगाया,
on the same property. This time a purchaser who bought it from third party फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, है ना। तो अब अपन इस चीज को समझते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है। इन दिस सूट एक्स वाज लिटिगेटिंग एज ए टीनेंट। तो देखो पहले वाले सूट में क्या हो गया, जो एक्स नाम का पार्टी थी, पार्टी एक्स जो थी वो कैसे काम कर रही थी, टीनेंट के रूप में उसने केस लगा रखा था, है ना। इन द फर्स्ट सूट एक्स वाज लिटिगेटिंग एज ए टीनेंट, while in the second suit x litigating as a purchaser। और जो सेकंड सूट है, सेकंड सूट जो था, कहां गया, ऑनर वर्सेस वाई, है ना। अब ये इसमें कैसे कर रहा है, पार्टी एक्स जो है वो कैसे कर रही है, एज ए परचेसर, कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। क्या कर रहा है, एक्स इज लिटिगेटिंग एज ए परचेसर सिंस एक्स टाइटल और लीगल स्टेटस हैज चेंज फ्रॉम द टीनेंट टू बायर, है ना। परचेसर यानी बायर हो गया। अब मेरे को इसका आंसर देना, यहाँ पे तो आंसर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या जो एक्स का है वो टाइटल चेंज हो गया है क्या, है ना। ये क्या लिखा है, पाउनर पाउनी, हाँ ये सब बहुत सारे हैं, बेलर बेली, पाउनर पाउनी। अब देखो ये वाला एक्चुअली केस क्या था, है ना। अब मैं इसकी कहानी सुनना, ये जो मैंने अभी एग्जांपल बताया इसमें क्या होता है, एक्स वर्सेस वाई का एक केस था, है ना। एक्स वर्सेस वाई का, यस सर, वो टीनेंट से परचेसर बन गया है, तो क्या रेस जुडिकेटर लगेगा। जो उसने दूसरा सूट लगाया है, उसने पहला जो सूट लगाया था एज ए टीनेंट लगाया था, जो दूसरा सूट लगाया एज ए परचेसर लगाएगा। हाँ, तो क्या रेस जुडिकेटर लगेगा, नहीं लगेगा, टाइटल चेंज हो गया है, वेरी गुड। हाँ, पूरी कहानी मेरी समझना, कि जब उसने पहली बार जो सूट लगाया था एज ए टीनेंट लगाया था वाई के उसमें, है ना, कि ये घर मेरा ही है, मैं टीनेंट भले ही हूं पर ये घर मेरा है, मैंने खरीद लिया है, ऐसी बात वो कर रहा था वाई को। वाई ने कहा मेरे को तो मेरा पोजीशन चाहिए, फिर वो केस हार गया। फिर उसने दूसरा सूट लगाया। अच्छा, मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब अब तो आप लोग ये वाली बात समझ गए होंगे, कि देखो ये जो था ऑनरशिप का इशू था, इसमें इसमें ऑनरशिप का इशू था। मेरी बात को समझ लेना, बस छोटी सी मेरी बात को सिर्फ इतना समझना है आप लोगों को, क्या समझना है, इस वाले सूट में क्या हुआ था, ये सूट काय का था, ऑनरशिप का था, देखो। तो अब मैं एक छोटा सा आप लोगों को बस इतनी सी बात समझाना चाहता हूं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतनी तेजी से समझ लेते हैं ये चीजें, बच्चों को समझ में नहीं आती। ये केस इज ऑनरशिप, अरे ये वाला नहीं था, ये वाला था, ऑक्यूपाई अ प्रॉपर्टी एज ए टीनेंट, है ना। तो इसमें भी ऑनरशिप का ही केस है, देखो एक्स वर्सेस वाई। तो इशू क्या है यहाँ पर, इशू जो हमारा है, जो इशू है, दिस इज अबाउट ऑनरशिप, है ना। दोनों काय के लिए लड़ रहे हैं, ऑनरशिप। तो ये फर्स्ट केस था जो हमारा, इसमें इशू भी क्या था, सेम इशू, सेम इशू ऑनरशिप, ठीक है। और हम लोग बोल रहे थे सेम पार्टी, एक्स वर्सेस वाई, सेम पार्टी, एक्स वर्सेस दोनों आ रहे हैं, सेम पार्टी। तीसरा, ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तीसरा क्या बोल रहा है, सेम टाइटल, सेम टाइटल। ये सारी चीजें तो प्रूफ हो गई, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अब सेम टाइटल, अब हमारा टाइटल चेंज हो गया। पहला सूट जो था यहाँ पे, ये काय से चल रहा था, एज ए टीनेंट। फिर ये केस हार गया होगा एक्स, ये था एज एज ए परचेसर। ये थर्ड पार्टी लिखा हुआ है उसमें, थर्ड पार्टी ने कहीं से खरीदा होगा, तो इसको अपन परचेसर ही लिख देते हैं, ऑनर बता रहा होगा अपने आप को। फिर सेम टाइटल, फिर ये एक्स वर्सेस लगाया वाई, पर इसमें यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया, ये अपने आप को क्या बता रहा है, ऑनर। और दूसरे वाले को बोल रहा है पर तू भाई थर्ड पार्टी है, जिससे भी तूने खरीदा होगा, यानी वाई ने किससे खरीदा होगा, ए से खरीदा होगा। तो ये सारी चीज, तो अब ये क्या केस आगे चलेगा, क्या ये केस आगे चलेगा, क्या
ये केस आगे, ये जानबूझ के लिख रहा हूं मैं, चलेगा? क्या इस पे रेस जुडिकेटा लगेगा? तो आप लोगों ने आंसर ऑलरेडी दे दिया है, बिकॉज द टाइटल हैज, भले ये वाली कंडीशन प्रूफ हो गई, चाहे ये वाली कंडीशन प्रूफ हो गई, पर ये थर्ड वाला प्रूफ नहीं हो पाया क्योंकि टाइटल चेंज हो गया। आई होप ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। यस सर, केस आगे चलेगा, वेरी गुड। तो एज ए वकील और एज ए जज आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम यदि आती है तो आप लोग देखते ही समझ जाओगे, और सामने वाले वकील का केस उड़ाना है तो भी आप समझ जाओगे कि अरे भाई ये क्या किया तूने। और सेम कोर्ट, अभी नीचे हम लोग कोर्ट पे भी पहुंच रहे हैं, ये जो केस लगाया होगा सेम कोर्ट में लगा दिया होगा। तो क्लियर ये सारी चीजें, मेरे ख्याल से दिस इज मोर देन सफिशिएंट। टाइटल वाला खेल भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब ये देखो मैंने बहुत सारे नए नए टाइटल में लिखे हुए हैं, तो ये लोग आप खुद से पढ़ लेना, है ना। ये सब मैंने एग्जांपल दिए हैं, ये केस स्टडी है आप लोगों की, ये आप लोगों के लिए केस स्टडी, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। करते तो हो नहीं होमवर्क, ठीक है। केस स्टडी क्या हो रहा है, ट्रस्टी वर्सेस बेनिफिशियरी, ये टाइटल हो गया। देखो अब इसमें कहीं ना कहीं कोई टाइटल चेंज हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, सेम इशू पे चल रहा होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, रेस जुडिकेटा लग जाएगा। जल्दी से और बता दूं मैं, पार्टनर वर्सेस ऑनर का केस, ये सब आप लोग एक बार पढ़ लें। तो अभी तो देखो आपको टाइटल की कहानी समझ में आ गई हो, तो ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, सारे एग्जाम्पल अपन लोग नहीं करेंगे। ये पांचवा एजेंट वर्सेस प्रिंसिपल, मैं एजेंट वर्सेस प्रिंसिपल वाला एक छोटा सा और समझा देता हूँ, फिर जल्दी से अपन लोग आगे बढ़ते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में और फीडिंग हो जाए। ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी फॉर द पोजेशन ऑफ गुड, ए ने वर्सेस बी क्या किया, ए फाइल्स अ सूट, यानी ए ने सूट फाइल किया है, तो ये कौन हो गया, प्लेंटिफ। इस चीज को भी अपन लोग थोड़ा सा समझ लें। अगेंस्ट बी, अगेंस्ट बी भाई डिफेंडेंट हो गया, फिर डिफेंडेंट हो गया फॉर द पोजीशन ऑफ गुड, यानी ए ने बी के ऊपर लगाया है, हमारा इशू क्या है यहाँ पर, अब कॉज ऑफ एक्शन क्या है, पोजीशन ऑफ गुड्स, पोजीशन ऑफ गुड्स, यानी कि ए को क्या चाहिए, उसके गुड्स चाहिए, पोजीशन ऑफ गुड्स, है ना। गुड्स यानी वही इसका जो माल होता है वो चाहिए हमको। क्या बोल रहा है, क्लेमिंग टू एज एक्ट एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ ए कंपनी, ये बी कौन है, ये एक एजेंट है। अगेंस्ट बी द पोजीशन ऑफ अ गुड क्लेमिंग टू एक्ट एज एन एजेंट बिहाफ ऑफ द कंपनी, द कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ बी, यानी जजमेंट किसके फेवर में आ गया, जजमेंट इन, देखो मैं यदि कोई चीज कराता हूं ना तो इसका मतलब यह है कि मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपके माइंड में पूरी फीडिंग हो जाए। जजमेंट इन फेवर ऑफ बी, तो प्लेंटिफ ने जीता है, डिफेंडेंट जीत गया है, इन फेवर ऑफ बी, ठीक है। ए फाइल्स अनदर सूट अगेंस्ट बी फॉर द सेम गुड, अब देखो अब ये हमारा इशू था, द सेम गुड, ए ने फिर से एक सूट फाइल कर दिया इन अ सेम गुड, बट दिस टाइम क्लेमिंग एज ए ऑनर। अब यहाँ पे ए की हम लोगों को स्थिति पता चल गई है, ए ने जो पहला सूट लगाया था वो एज ए एजेंट लगाया था, तो फर्स्ट सूट इज ए एजेंट, फिर दूसरा सूट जो इसने लगाया इसने कैसे लगाया होगा, ए वर्सेस बी, बट ये जो दूसरा सूट इसने लगाया एज ए ऑनर लगाया है, तो क्या ये सूट चल पाएगा, एज ए ऑनर और अ प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल यानी ऑनर। अब मेरा आप लोगों से बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। देखो आप लोगों की माइंड प्रैक्टिस भी हो जाती है और मेरा काम भी हो जाता है, मेरे को मैसेज मिल जाता है कि आप लोगों के समझ में आ रहा है। अच्छा अब मुझे इसका आंसर दे दो, क्या इस पर रेस जुडिकेटा लगेगा, क्या इस पर रेस जुडिकेटा लगेगा, ये वाले केस में रेस जुडिकेटा चल जाएगा, सूट आगे चल जाएगा, ठीक है। तो मैं जितना आप लोगों को, भले ही इशू सेम हो, देखो अब मेरी बात को समझना,
चाहे पार्टी सेम हो, शुरू से बात करते हैं, चाहे मैटर सेम हो, मैटर काय का था, सेम गुड्स का, यानी उन्होंने सेम गुड्स की यदि बात बोले तो उन्होंने बोला था कि भाई मुझे 100 लीटर डीजल चाहिए, तो 100 लीटर डीजल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा एजेंट का, है ना। तो ये सारी बात आप लोगों के समझ में आ गई। चाहे इशू सेम है, ऊपर वाले में पहले सूट में पेट्रोल जो हमारा गुड्स था, पार्टी सेम थी ए वर्सेस बी, फिर तीसरे वाले की हमारी जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, और कोर्ट भी सेम थी, हरदा कोर्ट थी वर्सेस हरदा में केस लगाया था, फिर वही लगा दिया, तो भी रेस जुडिकेटा नहीं लग पाएगा बिकॉज टाइटल हैज चेंज। बस ये टाइटल का बहुत लफड़ा रहता है, बच्चों के समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इस पे इतना फोकस कर रहा था। पर आप लोगों ने तो बहुत जल्दी पिकअप कर लिया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये आप लोगों के लिए मैंने वो रख रखे हैं। अब कॉम्पिटेंट कोर्ट, अब जब इतनी बात समझ में आ गई है तो ये कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट, व्हाट डज इट मीन बाय द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट। अब अपन अपना ये अनुज भाई को फिर से लेके आते हैं। अनुज वर्सेस नीरज, बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि ये फर्स्ट सूट था, फर्स्ट, और ये सेकंड, तो इसको बोलते हैं अपन, अब इसको लिख देते हैं अपन नीरज वर्सेस अनुज, और हमारा इशू है गुड्स, गुड्स जो कि हमने लिख दिया पेट्रोल, ठीक है। यहां पे हम लोगों ने लिख दिया गुड्स हमारा क्या है, पेट्रोल। अब हमारी इसमें कॉमन चीजें क्या आ गई, सेम पार्टी, तो मैं लिख देता हूं सेम पार्टी, नहीं सेम मैटर, ठीक है। सेम मैटर हो गया, किसका मैटर हो गया, हमारा सेम मैटर, यदि मैं लिखूं तो यहां पे लिख देता हूं मैं पेट्रोल। भाई सेम पेट्रोल के बारे में डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, कि भाई मुझे पेट्रोल चाहिए था, बिल्कुल क्लियर बात है। फिर सेम पार्टी, सेम पार्टी आ गई हमारी, सेम पार्टी क्या है, अनुज एंड नीरज। फिर तीसरा क्या था, सेम टाइप, सेम टाइटल। ये हम लोग बोल देते हैं कि उसने ये जो सूट लगाया है, अनुज ने पहले एजेंट लगाया था, और अभी भी इसने क्या लगाया है, अनुज ने ये वाला सूट फिर से लगा दिया। हो सकता है पहले वाला सूट हार गया हो अनुज, इसने फिर से उठ के ये सूट लगा दिया एज ए एजेंट, उसी, है ना। तो सेम टाइटल हो गया, यहाँ पे फिर से एज ए एजेंट लगा दिया। अब इसने क्या किया, एज ए एजेंट ना लगा के प्रिंसिपल एजेंट बता दिया अपने आप को, प्रिंसिपल एजेंट। भाई क्या चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब हमारी आती है ये वाली कंडीशन, सेम कोर्ट, सेम कोर्ट में विच इज कॉम्पिटेंट कोर्ट, इसके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या होती है, अब हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये कंडीशन फुलफिल हो गई, सेम टाइटल फुलफिल हो गया, एजेंट एजेंट या प्रिंसिपल एजेंट ऐसे लगा दिया। अनुज हो सकता है पहले वाला केस हार गया हो, फिर भी दूसरा केस उसने लगा दिया उसी कोर्ट में, फिर से कौन सी कोर्ट में लगा दिया होगा इसने, अब इसने हरदा कोर्ट में फिर से लगा दिया, ये सेम केस, ये हरदा में मामला चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंट कोर्ट हो गया, कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट यानी इसको बोलते हैं सक्षम न्यायालय, सक्षम न्यायालय। देख लेते हैं जल्दी से क्या बोल रहा भाई सक्षम न्यायालय। सक्षम न्यायालय बहुत जरूरी होता है, सक्षम न्यायालय, ठीक है, दैट्स इट। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ देता हूं जल्दी से ताकि यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया है तो ये भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। द कोर्ट दैट डिसाइडेड द प्रीवियस, द कोर्ट दैट डिसाइडेड प्रीवियस सूट, क्या अब आप लोग प्रीवियस सूट समझ रहे हैं ना, प्रीवियस सूट का मतलब क्या होता है, ये प्रीवियस सूट जो बार बार वर्ड आ रहा है, एक पहला वाला सूट अपना,
1 नंबर एंड 2 नंबर, एफ और एस ऐसे बोल देते हैं अपन। तो पहला वाला और दूसरा वाला, तो प्रीवियस सूट कौन सा है, ये करंट सूट है हमारा, करंट, और ये वाला प्रीवियस है, जो पहला वाले को हम लोग प्रीवियस सूट बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप लोग रिलेट कर रहे होंगे। द कोर्ट दैट हैज डिसाइडेड प्रीवियस सूट मस्ट हैव हैड द लीगल अथॉरिटी जूरिसडिक्शन, बस ये वाली कहानी आती है यहां पर जूरिसडिक्शन की, टू ट्राई द मैटर। इफ द प्रीवियस कोर्ट लैक्ड jurisdiction, res judicata does not apply. If the previous court lacked jurisdiction, res judicata does not apply, है ना। तो भाई क्या होना चाहिए, जूरिसडिक्शन भी होना चाहिए। और दो तरह के जूरिसडिक्शन मैंने बताए थे, कौन सा जूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल, कल ही बताया था, टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन, जूरिसडिक्शन, और दूसरा बताया था मैंने पिक्यूनरी जूरिसडिक्शन। कल लिख के भी भेजा है मैंने ग्रुप में, किसी ने रिप्लाई भी नहीं किया मुझे। यस सर, ग्रुप में किसी ने रिप्लाई भी नहीं किया जूरिसडिक्शन के बारे में। एमपी का जो 1954 वाला मैंने टेरिटो भेजा था, जो टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन का मतलब हो गया टेरिटरी, क्या हो गई, टेरिटरी हो गई हरदा, है ना। ठीक है, पिक्यूनरी जूरिसडिक्शन का मतलब हो गया, कल ही मैंने बताया था, सीजे क्लास 2, सीजे क्लास 1, और यहां पे हायर जुडिशरी लिखा हुआ था उसमें, तो हायर जुडिशरी मैं भी लिख देता हूं। इतना सारा मुझे समझाना पड़ेगा इसमें, क्लियर। तो यहां पे देखो कितने तरह का, कितने तक का मामले लिखे थे, 10 लाख, सॉरी 1 लाख, 1 लाख तक के मामले, 1 लाख, 10 लाख, नहीं ये 10 लाख था, ये 1 करोड़ था, और 1 करोड़, और ये 1 करोड़ प्लस तक के मामले हैं। तो ये इतना सारा मुझे इसमें क्यों लिखना पड़ा, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, तो टेरिटरी, ये जो सूट लगाया था पहला वाला सूट अनुज वर्सेस, ये वाला अपना अनुज वर्सेस नीरज, इसमें ये सूट पेट्रोल के लिए था। तो पेट्रोल के लिए कहां पे प्रॉब्लम हुई थी, पेट्रोल के कारण सूट कहां लगना चाहिए था, इसने ये कॉन्ट्रैक्ट कहां पे किया होगा, अनुज वर्सेस नीरज का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि अनुज ने बोला होगा मेरे पेट्रोल पंप पे 100 लीटर, 1000 लीटर पेट्रोल मुझे चाहिए, तो ठीक है भाई, तो इसने पेट्रोल नहीं भिजवाया होगा, ये वाली बात हो गई थी। तो अब ये मैटर कहां पे हुआ है, अनुज का पेट्रोल पंप कहां पे, हरदा में है, अनुज का पेट्रोल पंप हरदा में है। तो यहाँ पे टेरिटरी क्या बन जाएगी इसकी, टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन हरदा बनेगा। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट कहां पे हो गई, हरदा में। कॉम्पिटेंसी कहां पे हो गई, पहली कॉम्पिटेंसी हम लोगों ने पूरी कर दी, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट कहां पे लगाना चाहिए था, हरदा में, क्योंकि अनुज कहां पे रहता है, हरदा में। ये कॉन्ट्रैक्ट कहां पे हुआ था, हरदा में, तो केस भी कहां पे लगेगा, हरदा में। तो ये वाला हम लोगों ने जूरिसडिक्शन पूरा कर दिया, तो ये हम लोगों ने एक इसकी कॉम्पिटेंसी पूरी कर दी। अब मान लो ये पिछला ही केस कहां पे लगना था, हरदा में, पर अनुज ने इसको उठाकर भोपाल में लगा दिया था, तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगी, डिसीजन गलत जगह पे आया है। तो अभी हम इस चीज पे बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। तो जो जुरिसडिक्शन होता है वो बिल्कुल सही जगह पर लगना चाहिए। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा, एफआईआर थाने में नहीं लिखी जाती है, बार बार आपको भटकाया जाता है कि हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता, हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता, रिपोर्ट हम नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, है ना। ऐसा ही सिविल मैटर भी होते हैं, ये कोर्ट होन मना कर देती है कि ये जो प्रॉपर्टी है आपका, जो मैटर है, हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। तो ये कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि क्या जो मामला लगाया गया है, हरदा का मामला है, हरदा में पेट्रोल पंप है, कॉन्ट्रैक्ट हरदा में हुआ, ये सारी चीजें चेक करी जाएगी। फिर दूसरी पिक्यूनरी क्या चेक किया जाएगा, पिक्यूनरी में ये चेक किया जाएगा कि जिस कोर्ट में लगाया गया था, जीरो एफआईआर तो अभी आई है, अभी मैं इस पे बात नहीं कर रहा, है ना, जीरो एफआईआर पे भी समझेंगे अपन, है ना। तो अब एक जूरिसडिक्शन और पूरा करना है, पिक्यूनरी जूरिसडिक्शन भी पूरा करना है। मामला, अब यार एक बात बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है हरदा में,
हरदा में 1000 लीटर के लिए 1000 लीटर पेट्रोल के लिए किया है। तो अभी जितनी भी कीमत चल रही है, मतलब अभी 100 रुपए लीटर तो पेट्रोल चल ही रहा होगा, 110 रुपए लीटर, तो इसकी तो करोड़ों में कीमत होगी। तो मामला कहाँ लगा होगा? हायर जुडिशरी में, है ना। तो कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सी होगी? कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट कौन थी इसकी जजमेंट करने के लिए, अनुज का केस देखने के लिए? हायर कोर्ट। हायर कोर्ट क्यों थी? क्योंकि ये कितने तक के मामले देख रही थी? ये 1 करोड़ प्लस तक का मामला। ठीक है, तो कोर्ट यहां पे लगाया गया था। तो पहला जो मामला था बिल्कुल सही कॉम्पिटेंसी, सही जूरिस्डिक्शन में था टेरिटोरियल, और सही पिक्यूनरी जूरिस्डिक्शन में। तो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन था हमारा पुराना वाला। तो यदि फिर से ये मामला सेम जगह पे लगाया जाएगा तो अनुज बोल देगा कि सर वो पिछला वाला केस मैं जीत चुका हूं। मैंने ऊपर के वो तीनों पॉइंट भी कवर कर दिए हैं, और ये कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट ये भी कवर कर दिया है, क्योंकि मेरा मामला सही टेरिटरी में था, सही पिक्यूनरी में था, मैंने हायर में लगाया था। अब इसको उल्टा कर दो, क्या बोल दो कि उसने वो मामला कहां लगना चाहिए था? हरदा में, उसने लगा दिया नर्मदापुरम में। नर्मदा उन्होंने कहा ये पास पड़ता है, ये अपन इसको बोल दो भोपाल में लगा दिया। और ये कहां लगना था? सीजे, ये हायर जुडिशरी में लगना था, इसने सीजे क्लास 2 के पास लगा दिया। तो क्या ये कॉम्पिटेंसी पूरी करी उसने यहां पर? है ना, गलत जगह लगा के जूरिसडिक्शन सही लगाया क्या? तो पहला वाला डिसीजन, क्या पहला डिसीजन सही था? तो यही वाली बात होती है कॉम्पिटेंसी ऑफ द, है ना, सब्जेक्ट मैटर। और एक और होता है तीसरा, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर ये भी जूरिसडिक्शन होता है। सब्जेक्ट मैटर मतलब फैमिली कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट। ये वाला मैटर कहां लगना था? कंज्यूमर फोरम में लगना था। ये मामले कंज्यूमर के हैं, कंज्यूमर कोर्ट, है ना। तो आई थिंक ये वाली बात भी आप लोगों के समझ में आई होगी कि मैं इसमें कॉम्पिटेंसी क्या समझाना चाहता था। अब मेरे को बस प्लीज आंसर कर दो कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट कैसे पकड़ी जाती है रेस जुडिकेटा के लिए, ये भी चेक करना पड़ती है। तो आप कभी भी आपके अगेंस्ट में दूसरा, आप ऑलरेडी एक केस जीत चुके हो, आपने MSPTC तक तो देख लिया है, तो कॉम्पिटेंसी कैसे चेक करोगे? ये वाली बात समझ में आ गई? Please let me know that you got it. What is the competency of the court? In competency of the court, you have to check what is the territorial jurisdiction, what is pecuniary jurisdiction, what is the subject matter jurisdiction. क्या केस पिछली बार सही जगह लगाया गया था? क्लियर ना ये वाली चीज भी? बस देखो मैं जितना बता रहा हूं ना, बस यही सब कहानी आप लोगों को एग्जाम में लिखनी है, बस टाइटल सही लिख दो। ठीक है, क्लियर? बस ये इतना ही था इसमें। अब आगे का, इतना सब कुछ समझ गए हो आप? तो मैंने इसमें तीन चीजें समझाई, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, कॉम्पिटेंसी ये कोर्ट की, है ना। भैया केस भी तो सही जगह लगना चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है, आप लोगों ने क्रिमिनल प्रोसीजर तो चलो पढ़ा ही हुआ है, उसमें मर्डर का केस होता है तो वो सेशन कोर्ट सुनती है। चोरी का केस होता है, मर्डर का केस सेशन ट्रायल चलता है उसका, है ना। फिर नीचे अपना ये कौन सा वारंट ट्रायल, समन ट्रायल देखते हैं। 302 का होगा तो वो वहीं पे चलेगा, सेशन में चलेगा, हायर जुडिशरी में चलेगा। लोअर जुडिशरी कभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं चलाता है। तो यहाँ पे भी सेम बात है, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब कुछ। दैट्स इट। चलो अब लास्ट, है ना, मैटर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं, है ना, ये मैंने अलग एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बट मैं जो पढ़ाता हूँ मैं अपनी खुद के एग्जाम्पल से पढ़ाता हूँ। ये मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को लिख के नोट्स प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप लोग उसको और समझ सकें जितना मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि मैं इतना सारा पढ़ पढ़ के फिर से समझाऊं, इससे बेटर है कि आप लोग खुद से पढ़ लो और समझ जाओ, है ना। ये आप लोगों की केस स्टडीज लिखता हूं मैं, ताकि आप लोगों को और पढ़ने को मिल जाए। बस अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे, ताकि आप लोगों की जो है वो वास्ट हो जाए।
इसलिए मैंने बोला था कि आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और इसलिए शाम को भी रखी थी, बट कोई बात नहीं, सबके अपने अपने काम रहते हैं। ये कवर क्यों नहीं कर रहा? इतनी बातें आप लोगों के क्लियर हो गया? देखो, हम लोग शुरू से यदि मैटर उठाएं तो आप किसी एक मैटर को भी पूरा लेकर चल सकते हो, किसी एक मैटर को ही पूरा समझा सकते हो, एक ही केस से समझा सकते हो, बट मैं अलग अलग केस स्टडी से आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, अब अपन आते हैं मैटर, फाइनली मैटर, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। हर्ड का मतलब है यहाँ पे मैटर, मतलब मैटर तो समझ ही गए हो, जो अपन अनुज वर्सेस, मैटर का मतलब क्या होता है? अनुज वर्सेस नीरज वाला मैटर। उसमें अपन ने रेंट का मामला देख लिया है, लैंड का मामला देख लिया है, आपका पेट्रोल का मामला देख लिया है, ऐसे करके अपन ने मामले उसमें देख लिए। तो हर्ड यानी क्या होता है, ये फिर से अपन लिखते हैं, अनुज, यस सर, है ना। हर्ड का मतलब क्या होता है? हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, अनुज वर्सेस नीरज। कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट भी हम लोग समझ गए कि भाई कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट क्या होता है। तो टेरिटोरी जूरिसडिक्शन देखना भी बहुत जरूरी होता है, और उससे ज्यादा जरूरी होती है पिकिनरी जूरिसडिक्शन देखना। उसकी कहानी भी मैंने आप लोगों को समझा दी। तो अनुज वर्सेस नीरज, ये अपना मैटर चल रहा है। तो हमारे सारे मैटर की यदि बात करूं मैं एक साथ, पहला मैटर था अपना रेंट वाला, दूसरा मतलब मैटर है अपना लैंड से रिलेटेड, और तीसरा मैटर है अपना ये अपन अभी जो नया अपन ने क्रिएट कर दिया है, पेट्रोल वाला। तो इससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा। अब इन तीनों अलग अलग मैटर है, ये सारे अलग अलग मैटर है। तो अब हर्ड, तो ये रेंट वाला मैटर, लैंड वाला मैटर, पेट्रोल वाला मैटर पूरा सुना गया है किसके द्वारा? अब हर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, पहले मैं लीगल लैंग्वेज पढ़ा के बता देता हूँ आपको, है ना। लीगल लैंग्वेज समझ लो पहले। ये लीगल लैंग्वेज है। द मैटर, लीगल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। द मैटर मस्ट हैव बीन फुली हर्ड एंड कंक्लूसिवली डिसाइडेड बाय द कोर्ट इन प्रीवियस सूट। प्रीवियस सूट अब आप लोग समझ ही रहे होंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अनुज ने पहली बार सूट लगाया था, फिर दूसरी बार नीरज ने सूट लगाया, या दूसरी बार, पहली बार में भी अनुज ने सूट लगाया था पर वो हार गया, फिर दूसरी बार में भी अनुज ने सूट लगाया सेम टाइटल पे, है ना। If the court gave a final judgment on the matter, it is considered settled and res judicata applies. ये वाली बात है ना। फुल्ली हर्ड एंड कंक्लूसिव डिसीजन, है ना, कंक्लूसिव डिसीजन। अब इसको अपन जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी आ चुका है। क्या होता है मैटर हर्ड? इन लोगों ने तो शॉर्ट में निपटा दिया, बट मैं बताता हूं आप लोगों को एक्चुअल में क्या हुआ। क्या हुआ है, इसको बोलते हैं एविडेंस ऑफ अनुज पहला, डॉक्यूमेंट एंड विटनेस। ठीक है, दूसरा नीरज का एविडेंस ऑफ, एविडेंस ऑफ नीरज पहला और दूसरा। उसके सारे डॉक्यूमेंट देखे, है ना, रेंट के कागज देखे होंगे, लैंड के कागज देखे होंगे, पेट्रोल के कागज देखे होंगे, पेट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट देखा होगा, और नीरज के विटनेस। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको एक यहां पे यदि मैं रूल लगा दूं, ऑडी अल्ट्रम पार्टन, है ना। दोनों पक्षों की सुनो, तो दोनों पक्षों की सुनो, यानी ये पूरा का पूरा ट्रायल हुआ। दिस इज, ये जो एविडेंस ऑफ अनुज है और एविडेंस ऑफ नीरज है, इसी को क्या बोलते हैं हम? ट्रायल। पूरा का पूरा ट्रायल चल गया। ट्रायल में क्या हुआ है? दोनों के एविडेंस प्रॉपर सुने गए, हर्ड किस पे सुने गए हैं? अब ये वाली बात है। और फाइनली डिसाइडेड, कंक्लूसिवली। रेंट का मामला लू मैं यहाँ पे, तो रेंट के मामले में क्या हुआ था? हमारा क्या डिस्प्यूट थे? एक, दो, तीन। डैमेज,
डैमेज, रेंट और अल्टरेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। जज साहब ने इसको बोलते हैं इशू, ये अपना इशू है। तो देखो अब इसमें इशू बताता हूं, ये क्या है, इशू ऑफ, ये पूरा का पूरा क्या है, इशू ऑफ। मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग, ये वाली जो मैं बता रहा हूं ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ फैक्ट, ये तो देखो फैक्ट की इशू है, डैमेज किया है क्या, तो ये इशू हो गया, पहला इशू, दूसरा इशू और ये इशू थर्ड, ये सब इशू है। ये इशू ऑफ क्या है, ए नाम यदि दे दूं मैं इसको, तो ये इशू क्या हो गए, तीन इशू। डैमेज के ऊपर क्या लिया होगा, एविडेंस लिए होंगे उन्होंने, पूरे डैमेज के एविडेंस दो। रेंट नहीं दिया है उसके एविडेंस दो हमको, बताओ, कोर्ट पूरा एविडेंस लेगी। अल्टरेशन किया है इसका एविडेंस दो हमें। तो दोनों पार्टी से लिए होंगे, काय के बारे में, इशू ऑफ फैक्ट के बारे में। तो इन तीनों को उन्होंने कैसे डिसाइड किया है, कंक्लूसिवली डिसाइड किया है। कैसे डिसाइड किया है, कंक्लूसिवली, मतलब इन पे उन्होंने फाइनल डिसीजन दिया है दोनों पक्षों को सुनने के बाद। क्या डिसीजन दिया होगा, अनुज के फेवर में डिसीजन दे दिया होगा कि भाई इसका डैमेज किया गया है। तो ये सारा अपन ने लिख दिया कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब होता है फाइनल डिसीजन, फाइनल कर दिया उन्होंने, फाइनल डिसीजन, कोई चीज बाकी नहीं रह गई, उन्होंने पूरा तरीके सुना है। अब एक लास्ट चीज, बस ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बी, इशू ऑफ लॉ। इशू ऑफ लॉ पे भी सुना उन्होंने, क्या लॉ पे सुना, अब मेरी बात को समझना, ये इंपॉर्टेंट है। आपने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, कोई नहीं पूछा क्वेश्चन, तो क्या क्वेश्चन, इशू ऑफ लॉ। अब ये तो देखो तीन इशू बनाए थे जज साहब ने, क्या क्या इशू बनाए थे, और इसी को बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ इशू। ये ही इशू होते हैं, सबसे पहले इशू बनाए जाते हैं, उन्हीं पर एविडेंस लिए जाते हैं। तो हमारे इशू क्या है, क्या नीरज ने अनुज के घर में डैमेज किया, क्या नीरज ने रेंट पे नहीं किया, क्या नीरज ने उस घर में कोई अल्टरेशन किया, ये होते हैं इशू। अब ये तो इशू ऑफ फैक्ट हो गया, अब ये इशू ऑफ लॉ बताता हूं दोनों जल्दी से। ये यहाँ पे मेरे लिए करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कर रहा हूं। क्या क्या इशू है, जूरिसडिक्शन, जूरिसडिक्शन फैक्ट नहीं होता है, जूरिसडिक्शन किसका मामला होता है, क्या अनुज ने जो पहला सूट लगाया था वो जूरिसडिक्शन में था, ये हो जाएगा क्वेश्चन ऑफ लॉ, है ना, इशू ऑफ लॉ हो जाएगा। क्या, अब, है ना, क्या अनुज का सूट लिमिटेशन में था, ये भाई कहां गुरु हो गया, क्या अनुज का सूट लिमिटेशन में था, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ हो गया। लिमिटेशन का मतलब है जो इसको आपको सीपीसी में पढ़ना है, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। जैसे मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपके यूनिवर्सिटी में या सिविल जज के एग्जाम बनने की एक फाइनल डेट होती है कि भाई इतनी तारीख को फॉर्म ओपन होंगे, इतनी तारीख को फॉर्म बंद हो जाएंगे, ये होती है लिमिटेशन। क्या, कि फॉर्म ओपन हो गए हैं और फॉर्म क्लोज हो गए हैं, यानी फॉर्म एक साल के लिए ओपन हुए हैं तो एक साल के अंदर आपको वो फॉर्म भर देना है। तो इसी तरह से जब आपका जो इशू क्रिएट हुआ था कि जब आपको रेंट भरना था, तो अनुज को वो सूट कितने दिन के अंदर लगाना पड़ेगा, ये होता है 3 साल, 3 इयर्स। तो अनुज को ये सूट कितने दिन के अंदर लगाना पड़ेगा, 3 इयर्स के अंदर लगाना। यदि इसने 4 साल में लगाया तो इसका सूट खारिज हो जाएगा, फिर इस पे लग जाएगा रेस जुडिकेटा, ठीक है। तो इशू ऑफ लॉ समझ में आया, ये अभी मैंने सिंपल छोटा सा समझाया। तो ये यहाँ पे ये वाली कहानी खत्म। तो इन इश्यूज को कोर्ट ने फाइनली सुन लिया है। सुन के दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सारे इश्यूज को सुनने के बाद, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को सुनने के बाद, क्वेश्चन ऑफ लॉ को सुनने के बाद उन्होंने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया है।
और इसका एक मतलब ये होता है, कई बार क्या होता है, एक पार्टी को सुना ही नहीं जाता, दूसरी पार्टी के, एक ही पार्टी को सुन के डिसीजन दे दिया जाता है, तो ये तो गलत है। तो ये फिर दूसरी पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि सर जो पहला प्रीवियस जो डिसीजन था उसमें तो मेरे को सुना ही नहीं गया था, मैं तो आया ही नहीं और डिसीजन हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, वो डिफेक्टिव डिसीजन हो जाएगा। डिफेक्टिव डिसीजन होने के कारण फिर रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा उसके ऊपर। क्लियर ये वाली बात? तो दैट्स इट, ये सब अपना हो गया है ना। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे। ये अपन ने देखो, अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया, क्या कंप्लीट कर लिया, एम पी टी सी एफ, यानी कि आप लोग, आपने रेस जुडिकेटा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपने रेस जुडिकेटा कंप्लीट कर लिया। एम का मतलब क्या होता है, मैटर, तो ये फॉर्मूला याद रख लेगा, एम पी टी सी एफ। एम का मतलब होता है मैटर, पी का मतलब होता है पार्टी, है ना, टी का मतलब होता है टाइटल, सी का मतलब होता है कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट, और फाइनली हर्ड, फाइनली हर्ड, HERD, फाइनली हर्ड। स्पेलिंग स्पेलिंग पे मत जाना, बस इतना याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला। तो आप मेरे ख्याल से पूरा लिख डालोगे रेस जुडिकेटा, किसी तरह की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब मैं आता हूं, इसके मेरे को एक्सप्लेनेशन कराने थे, बट मैं अभी एक्सप्लेनेशन की जगह कोई दूसरी चीज करा रहा हूं। तो अपन आते हैं रेस सबजुडाइस पे। रेस सबजुडाइस बहुत इजी है, बस उसकी मेरे को थीम बतानी है आपको, बाकी एक्सप्लेनेशन कल वाले सेशन में कराऊंगा मैं। रेस सबजुडाइस कहाँ चला गया, सेक्शन 10। इसलिए मैंने कल सब लोगों से पूछा था कि कल सब लोग फ्री रहेंगे, टाइम पे फ्री रहेंगे। अब देखो, ये है सेक्शन 10, ये है रेस सबजुडाइस, ये हमारी इंपॉर्टेंट है, रेस सबजुडाइस। क्या बोल रहे हैं इसको, सेक्शन 10। हम लोगों ने अभी सेक्शन 11 करी थी, और ये है सेक्शन 10। हम लोगों ने पढ़ा रेस जुडिकेटा, तो मेरे ख्याल से रेस जुडिकेटा तो आप लोग के पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। पहला हम लोगों ने सेक्शन 11 पढ़ा, सेक्शन 11, रेस जुडिकेटा, जुडिकेटा। और दूसरा है अपना सेक्शन 10, रेस सब जुडाइस, रेस सब जुडाइस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। रेस जुडिकेटा हो गया, और ये रेस सब जुडाइस हो गया। चलो अभी अपन इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं। ये देखो, ऑलरेडी अपन लोग ये सारी चीजें कर चुके हैं क्लियरली। देखो, अब ये प्रीवियसली सूट इंस्टीट्यूटेड, इसमें भी वही प्रीवियसली सूट इंस्टीट्यूटेड है। तो आप देखो, प्रीवियसली सूट इंस्टीट्यूटेड का मतलब तो अपने को क्लियरली समझ में आ गया है कि भाई दो तरह के सूट है हमारे पास।
दो तरह के सूट हैं जिसको हम लोग ये बोल रहे हैं, अनुज वर्सेस नीरज। ये हमारा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस सूट, यानी पहला सूट, प्रीवियस सूट। और दूसरा है हम लोगों का अनुज वर्सेस नीरज। ये और हमारा हो गया करंट सूट। ये लो, ये हो गया अपना करंट सूट। ठीक है, प्रीवियस सूट क्या हो गया, इफ मैटर, देखो अब ये आप इसका भी फॉर्मूला सेम है। क्या फॉर्मूला है, मैं फिर से लिख देता हूं, एम पी टी सी। यहां पे एफ नहीं है, क्या नहीं है, एफ नहीं है यहाँ पे, रफ स्टूडाइज में। तो मैटर, ये वाला फॉर्मूला भी लगेगा, ये वाला भी फॉर्मूला लगेगा, तीसरा वाला भी और चौथा वाला भी फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो देखो पहला वाला क्या बोलता है, इफ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन न्यू सूट इज ऑलरेडी सब्जेक्ट टू द प्रीवियस सूट बिटवीन द सेम पार्टीज, कोर्ट मस्ट स्टे द प्रोसीडिंग ऑफ द न्यू सूट। सेम डिट्टो लाइन लिखी हुई है, ये मैटर सब ये वाली है ना। तो अब इसको आपको क्या समझना है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि क्या करना है इसमें अपने को। मैं इसकी कहानी आप लोगों को सुना देता हूँ, क्या कहानी है इसकी। तो फिर वो कहानी जब आप समझ जाओगे तो फिर आप लोग को ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, है ना। अनुज ने एक सूट लगाया, और ये सूट जो था ये, अब एक सूट और यहाँ पे अपन इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी। नीरज ने भी एक सूट लगाया, नीरज वर्सेस अनुज। ठीक है, अब सेम सूट जो था कहां पे लगा दिया गया है, ये सेम सूट नीरज वर्सेस अनुज। एक सूट यहां पे लगा गया अनुज वर्सेस नीरज, और एक सूट लगा दिया नीरज ने। यहाँ पे पिटिशनर वो पिटिशनर प्लेंटिफ कौन है, अनुज है, ये प्लेंटिफ। और यहां पर प्लेंटिफ कौन है, नीरज, प्लेंटिफ। ठीक है, तो अब प्लेंटिफ कौन है, यहाँ पे नीरज है, पर इसने को जो सूट लगाया है काय का, पेट्रोल वाला। ये पेट्रोल वाला सूट लगा लेते हैं, पेट्रोल वाला सूट। अब इस चीज को मैं समझा देता हूं, तो क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हुआ, अनुज एंड नीरज के बीच में, है ना। कॉन्ट्रैक्ट कहां पे हुआ था, फोन पे हुआ है। मान लो कि अनुज कहां का रहने वाला है, ही इज फ्रॉम हरदा एंड ही इज फ्रॉम दिल्ली। तो ये जो तेल कहां से आना है, अब ये जो तेल है पेट्रोल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनका, पेट्रोल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये ऑलरेडी अपन लोग मैटर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब क्या हुआ, ये पेट्रोल इसके पास नहीं पहुंचा, तो एक सूट हरदा में लगा दिया गया, एक सूट हरदा में लगा दिया गया, और एक सूट जो है दिल्ली में लगा दिया गया, एक सूट दिल्ली में लगा दिया गया। तो दिल्ली में जो सूट लगाया है वो नीरज ने लगाया है, और हरदा में जो सूट लगाया है वो अनुज ने लगाया है। तो एक जैसे सेम सूट सेम इशू के लिए, है ना, सेम इशू के लिए, पेट्रोल हमारा सेम इशू है, दोनों पार्टी सेम पार्टी हो गई, सेम पार्टी हो गई। दूसरा, सेम सेम पार्टी होगी और सेम इशू हो गया, बट सेम टाइटल भी हो गया, है ना। सेम टाइटल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों क्या हो गया, बायर एंड परचेसर, है ना। सेम टाइटल भी हो गया, ये सारी चीज आ गई। बट चौथा नंबर आ गया सेम कोर्ट का। सेम कोर्ट भी, चलो सेम कोर्ट हो गई, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम जूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं, दोनों को जूरिसडिक्शन है ना। ऐसा जूरिस दोनों को सेम जूरिसडिक्शन इसलिए है, जहां कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुज कॉन्ट्रैक्ट के मामलों में अनुज अपने शहर में लगा सकता है और नीरज अपने शहर में लगा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के मामलों में, है ना। तो ये वाली बात हो गई, दोनों ने सूट लगा दिए, एक ने हरदा में सूट लगा दिया और एक ने दिल्ली में सूट लगा दिया। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, सेम पार्टी हो गई, सेम इशू हो गया, सेम टाइटल हो गया, सेम कोर्ट हो गई। सेम कोर्ट इन द सेंस हरदा होना जरूरी नहीं है, जूरिसडिक्शन की बात है। दोनों कोर्ट को पावर है ये वाले मैटर पे डिसीजन देने के लिए। यहां पे कहानी फंसती है, बस यहां पे कहानी फंसती है।
क्या कहानी फंसती है, तो बताओ। यदि ये केस हरदा में ही चलता रहे और वो वाला केस दिल्ली में ही चलता रहे, अनुज वहां पे जा रहा है, वहां पे भी पेशी दे रहा है, और वो बोल रहा है मेरा केस मैं यहाँ पे चलाऊंगा और उसका केस वहां पे भी चलने दूंगा, मान लो, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकता है? हो सकता है कि हरदा में अनुज के फेवर में डिसीजन आ जाए और जो दिल्ली है वहां पे नीरज के फेवर में डिसीजन आ जाए। तो इसी चीज को बोलते हैं एक साथ दो सूट नहीं चल सकते, है ना। इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है यहाँ पर अनुज के फेवर में आ जाए और दिल्ली में नीरज के फेवर में आ जाए। वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल कम होता है ये, पर कई सारे सूट्स जब होते हैं तो उनमें ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है ना। कई सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जैसे ये टाटा बिरला अंबानी, इनके बहुत सारे मैटर रहते हैं। कौन सा मैटर कहाँ चल रहा है उन लोगों को पता ही नहीं रहता है। ठीक है, उनके एजेंट उन इधर से उधर चक्कर लगा रहे रहते हैं, वकील उन चक्कर लगा रहे रहते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अनुज बोलेगा कि मैं केस जीत गया, उधर नीरज बोलेगा कि मैं केस जीत गया। तो क्या है इसमें? सेम पार्टी, सेम इशू, सेम टाइटल, सब कुछ सेम सेम है। सेम कोर्ट भी है कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं, वो भी कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट कोर्ट है। पर यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहती है कि जहां पर सूट सबसे पहले लगा है, या कहने का मतलब यह है कि अनुज ने यदि सबसे पहले सूट लगाया है तो सबसे पहले सूट कहां पे चलेगा? हरदा में चलेगा, और सारी कार्रवाई जो दिल्ली में फिर से जो नीरज ने सूट लगाया था उस वाद की कार्रवाइयों को रोक दिया जाएगा। क्लियर? एप्लीकेशन लगा दी जाएगी, यहां से कोर्ट से भी एप्लीकेशन चली जाएगी, अनुज के द्वारा भी लगा दी जाएगी कि सर ये ऐसा ऐसा केस हरदा में ऑलरेडी लगाया जा चुका है। क्लियर हुई ये वाली बात? क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? और जैसे ही सूट चलेगा, नहीं तो दो दो डिसीजन आ जाएंगे। इस चीज से बचने के लिए वो जो दिल्ली वाला सूट है नीरज ने जो लगाया उसे रोक दिया जाएगा। क्लियर ये वाली बात? तो इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस। ये सारे के सारे मैटर जो हम लोगों ने ऊपर रेस जुडिकेटा में पढ़े थे, सेम पार्टी, सेम इशू, सेम टाइटल, सेम कोर्ट, बट इसमें फाइनली हर्ड और डिसाइडेड नहीं हुआ है। क्योंकि देखो, दिल्ली का मामला फाइनली हर्ड डिसाइडेड हो जाएगा, या आपके हरदा का मामला फाइनली हर्ड और डिसाइडेड हो जाएगा, तो दोनों अलग अलग डिसीजन हो सकते हैं। इससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो किसी एक मामले को रोकना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस। ठीक है, क्लियर ये वाली बात? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस समझ में आया? बस इसमें सिर्फ इतना ही समझना था अपने को, है ना। बाकी की सब इसमें चीजें सेम है ना। सारी चीजें इसमें सेम है, जो मैंने ऊपर ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए। तो इसके ये सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, वो आप पढ़ लेना। मैं कल फिर इसको और आगे करवाऊंगा। देखो, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना सर, अगर दिल्ली वाला रोका है उसमें दूसरी पार्टी के फेवर में डिसीजन आता है, तो देखो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बीच में नहीं रोकेंगे। जैसे ही शुरू हुआ है वैसे ही उस सूट को रुकवा देंगे, क्योंकि पेशी पे तो जाना ही पड़ेगा। किसी किसी को, किसी को, अनुज को दिल्ली जाना पड़ेगा या नीरज को हरदा आना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं ये तो पता होगा, क्या पता होगा कि भाई सेम सूट दिल्ली में भी लगाया और सेम सूट हरदा में भी लगाया है, तो फिर सूट को रोकना पड़ेगा। सूट को कब रोकना पड़ेगा? पहली पेशी तो लगेगी ना, है ना, पहली बार में दोनों पार्टीज को मिलना पड़ेगा। तो पहली बार में पता चल जाएगा, अरे तूने सूट लगा दिया, अरे तूने सूट लगा दिया। अनुज बोलेगा मैंने हरदा में पहले लगाया है। तो जिसने पहले सूट लगाया है उसका सूट चलेगा, और जिसने बाद में सूट लगाया है उसका सूट रोक दिया जाएगा। तो ये डिसीजन में किसके फेवर में आने की बात तो बहुत बाद में आएगी, है ना, क्योंकि उस सूट को तो रोक दिया गया है। किस सूट को रोक दिया गया है? हमने दिल्ली वाले सूट को रोक दिया है। किस दिन? ऐसा मान के चलो। क्या मान के चलोगे आप? मैं बताता हूं यहाँ पे सिंपल तरीका।
जैसे सूट की डेट कितनी है, सूट की डेट मान लो आज कितनी तारीख है, आज 10 तारीख मान लेते हैं, 10 नवंबर है आज, 10 नवंबर 2024। आज इन लोगों का क्या थी, अपीयरेंस थी, है ना। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इस बात से समझना। सबसे पहले किसने करा है, 10 तारीख को, 10 तारीख को 2024 को किसने सूट लगाया है, अनुज ने सूट लगाया है। और 15 नवंबर 2024 को इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किसने किया है, इन हरदा और सूट इन दिल्ली। तो ये सूट में डिसीजन आ ही नहीं पाएगा, कौन से वाले में, दूसरे वाले में सूट में डिसीजन नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसको क्या कर दिया जाएगा, इस चीज को रोकने को क्या बोलते हैं हम, रेस सब जुडाइस। इसी चीज को रोकने को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस सब जुडाइस। इसी को हम लोग बोलते हैं। अनुज एप्लीकेशन लगा देगा कि सर मैंने पहले ही एक सूट लगा दिया है, जो कि मैंने 10 तारीख को लगा दिया था, सेम पार्टी, सेम इशू, सेम टाइटल को लेकर, इसने भी सेम चीज दिल्ली में लगा दी। तो सर ये दिल्ली वाले सूट को रोक दिया जाए, क्योंकि मेरी तारीख क्या है, पहले है ना। बट इसमें एक और कॉन्फ्लिक्ट है, भले ही अनुज ने ये कितनी तारीख को लगा दिया था, 10 तारीख को, पर इसकी कार्रवाई अभी तक इनिशिएट ही नहीं हुई है ना, इनिशिएट ही नहीं हुई है अभी तक। और दिल्ली में हो सकता है कार्रवाई जल्दी चालू हो गई हो, और भले ही सूट 15 तारीख को चलाया गया हो, यहाँ पे अभी तक इशू बने ही नहीं है, यहाँ पे अभी इशू बने ही नहीं है, पार्टी को बुलाया ही नहीं गया है, सम्मन भी नहीं हुआ, नो सम्मन। बट ये सूट बाद में भी लगा था, तो भी इसमें सम्मन हो गए, तो भी इसमें सम्मन हो गए। तो फिर ये वाले सूट को रोका जाएगा। तो कहने का मतलब है, जहां सूट पहले लगा है तो सबसे पहले कार्रवाइयां 10 नवंबर वाले सूट में चलेंगी, 15 नवंबर वाले सूट को यानी नीरज वाले सूट को रोक दिया जाएगा। और इसी रोकने की कार्रवाई को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस सब जुडाइस। दूसरी कंडीशन, यदि अनुज ने पहले ही 10 नवंबर को सूट लगा दिया था, पर उसमें अभी तक ना तो सम्मन हुए हैं, ना एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज हुई है, पर जो 15 नवंबर को सूट दिल्ली में लगाया था नीरज ने, उस सूट में सम्मन भी हो गए हैं, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज भी हो गया है, तो अब सूट ऊपर वाला रोक दिया जाएगा, चाहे वो पहले ही क्यों ना लगाया गया। ये होता है रेस सब्जुडाइज। तो नितिन बोलेगा, वो नीरज बोलेगा कि सर ये 10 तारीख वाले को रोक दो, कोर्ट भी उसको आदेश दे देगी दिल्ली वाली कि हरदा कोर्ट प्लीज आप रुक जाओ, हमारे यहाँ पे कार्रवाई पहले शुरू हो गई। ठीक है, क्लियर ये वाली चीज। रोकना इट मीन सूट केवल एक जगह चलेगा, हरदा में, नॉट इन दिल्ली, ओनली इन हरदा। बिल्कुल, है ना, रोकने का मतलब है रिजेक्ट नहीं किया है। अब जो आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन अच्छा किया है ना, अब इसका एक और मैं बताता हूं। तो ये दो बात तो मेरी समझ में आ गई होगी, अब इसमें एक बात और प्लस कर देता हूं, बस फिर खत्म आज की क्लास, है ना। कल फिर मैं इसको थोड़ा और कवर करूंगा, आज के हिसाब से ये कवर। बस देखो इसमें क्या करना है, अब ये जो सूट हमने, मान लो कि अनुज वाला सूट चल रहा है, अनुज का सूट हरदा में चल रहा है कंटिन्यू, क्योंकि पहले लगा था, ये वाली कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो सूट हमने स्टे किया था, इसको बोलते हैं स्टे ऑफ सूट, इसको रोकने को क्या बोलते हैं, रेस्ट सब्जुडाइज को। आप लोग उसमें देखोगे वर्ड लिखा हुआ है स्टे ऑफ सूट। तो दिल्ली वाले सूट को क्या कर रखा है, स्टे ऑफ सूट ऑफ दिल्ली। तो इसमें जो डिसीजन आएगा, मान लो ये डिसीजन आया इन फेवर ऑफ, ऊपर भी हम लोग देख रहे थे इन फेवर ऑफ अनुज, तो यही वाला पूरा का पूरा जो डिसीजन है, इसको कट पेस्ट कॉप कर दिया जाएगा, कहां पर, दिल्ली कोर्ट में भेज दिया जाएगा, दिल्ली कोर्ट में भेज दिया जाएगा। और फिर दिल्ली कोर्ट भी इसी कार्रवाई को क्या बोल देगी कि दिस डिक्री इज, इसी सूट में लिख के दे देगी, डिक्री इज
इन फेवर ऑफ अनुज। कट पेस्ट कॉपी करके, और डिसीजन भले ही इसने दिल्ली कोर्ट ने कुछ भी नहीं सुना हो, चाहे दिल्ली कोर्ट ने कुछ भी ना सुना हो, तब भी क्या होगा, इसकी कार्रवाई जो चली थी हरदा में, उसी का डिसीजन पूरा कट पेस्ट कॉपी करके नीरज को दे दिया जाएगा। अब कार्रवाई पूरी तरीके से खत्म। ये होता है रेस सब जुडाइस। ठीक है, क्लियर ये वाली बात? यस सर, दिस कट पेस्ट वाज ओनली माय डाउट, आई गॉट इट नाउ। ठीक है, उसी डिसीजन को वहां पे कट पेस्ट कॉपी करके चिपका दिया जाएगा। अब वो वाला, अब वो उसको आगे चलाने की जरूरत ही नहीं है भाई, दो दो केस क्यों चलेंगे एक ही जगह पे? सो दैट्स इट। बट इसमें फाइनल डिसीजन रेस जुडिकेटा नहीं लगता है, इसमें रेस जुडिकेटा नहीं लग रहा है, इसको बोलते हैं अपन रेस सब जुडाइस। पर पूरी की पूरी वो जो इंग्रेडिएंट थे इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो कल एक बार और टैली करवा दूंगा मैं इसको। ठीक है, तो आई होप कि आज का सेशन भी आपको थोड़ा टफ था, मैंने आज पहले ही बोला था, पर तीनों के तीनों गायब हो गए। गलत बात है ये, पहली बात। नहीं, कल क्लास नहीं है, परसों क्लास लेंगे, मंडे को क्लास, वही 11 बजे मंडे को क्लास लेंगे अपन। तो आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आज का जो क्लास थी, देखो आज आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत टेक्निकल चीजें थी आज की, है ना? जैसे आपके आज क्वेश्चन अराइज हुए थे, तो आपका ये क्वेश्चन, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन अराइज हुए, ये कोई ये जो क्वेश्चन है मंडे से एमएसटी कॉलेज में, तो शाम को क्लास रखनी है। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं, है ना? क्लास के बाद में बात करते हैं। ओके, चलो अभी अपन, ओके, आप लोग थोड़ा करो, फिर अपन बात करके क्या करना है फिर मेरे को बताना, है ना? ओके, टेक केयर, बाय।